ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको बोला था मैराथन सेशन लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास का संपूर्ण करवा दूंगा। ओके, तो ये आज आपकी थर्ड मैराथन सेशन है और लास्ट मैराथन सेशन है। ओके, तो आज आपकी ईवीएस की लास्ट क्लास है, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तीसरी, चौथी और पांचवी की एनसीईआरटी कंटेंट। ओके, तो अगर आपने इससे पहले वाली दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कैसे हमने शुरुआत करी थी और क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली थी। और एक मैराथन मैंने लगाया था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे लास्ट मैराथन सेशन, जो कि आपका ईवीएस के लिए होने वाला है। इसके बाद में आपकी ईवीएस छोड़कर, जैसे कि पेडागोजी हो गया ईवीएस की, मैथ्स हो गई, सीडीपी हो गई, तो इसका मैराथन सेशन आपका लगवा दिया जाएगा, एक एक या दो दो क्लास। ठीक है, जिससे आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो सके, रिवाइज हो सके। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, आपको बाकी यूट्यूब की तरफ से भी नोटिफिकेशन मिल गया है। जोन सा बच्चा जहां से कनेक्ट करना चाहता है बिल्कुल वहां से कनेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल डियर, सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं और कुछ बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं तो उनको गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल डियर, जो बच्चे कह रहे हो कि आप मैप वाला क्वेश्चन करा दीजिए तो मैप वाला भी करवा दिया जाएगा, और ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होगा ट्रेन वाला भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो जो है एक अलग सीरीज है, वो मैराथन में नहीं आएगी, और होगा तो मैं आपको कंप्लीट एक या 1.5 घंटे की क्लास दे दूंगा, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज ठीक है तबीयत, लेकिन डियर इतना वो नहीं है, लेकिन तबीयत कल से तो बेटर है। तो आज भी जो होगी वो आपकी शाम की क्लास जो होगी वो 4 बजे वाली वो नहीं होगी। ठीक है, शाम को 4 बजे वाली क्लास आज भी नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिकवर कर लूँ, एक दो दिन में 3 दिन की मेडिसिन थी, तो सोच रहा हूँ 3 दिन तक तो रेस्ट कर लूँ, शाम को 4 बजे। ओके ओके, बच्चे कह रहे सर कल वाला पीडीएफ नहीं मिला। चलिए ठीक है डियर, नहीं मिला होगा तो कल वाला और आज वाला दोनों पीडीएफ आपका अपलोड करवा दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो लेट ना करते हुए आज हम बात करेंगे अपने तीसरे और लास्ट मैराथन सेशन के बारे में, ईवीएस के। तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का मैराथन सेशन क्लास 3rd, 4th और 5th क्लास का संपूर्ण रिवीजन, जिसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आज का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लाइंड पीपल यानी कि नेत्रहीन बालकों के बारे में। कुछ क्वेश्चंस यहां से आपके देख लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला पॉइंट, नेत्रहीन लोग जो कि ब्लाइंड पीपल होते हैं वो किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं, किस प्रकार से वो एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, नेत्रहीन लोग जो होते हैं या बालक जो होते हैं वो किसके द्वारा पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि, एक ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसके द्वारा पढ़ते हैं, जिस पर कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनको छू छू कर पढ़ना होता है। नीचे आप इमेज में देख ही रहे हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नेत्रहीन बालक किस लिपि का या किस पुस्तकों का इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ब्रेल स्क्रिप्ट यानी कि ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए आगे बात करें तो लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। अब ये जो मैं नाम बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लुइस ब्रेल जो थे इन्हीं के द्वारा ब्रेल लिपि का क्या किया गया था, इन्वेंशन किया गया था, जो कि बचपन में नुकीले औजार से खेलते हुए उनकी आंखों में वो औजार लग गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो गई थी। तो आप ये देख सकते हो, कुछ नीचे इमेजेस दी गई हैं। इस इमेजेस में ये देखो एक नोकीला औजार दिया गया है, इस नोकीले औजार से ये खेल रहे थे, जिनकी वजह से इनकी आंखों में लग गया और इनकी आंखें क्या हो गई, खराब हो गई। इसी को देखते हुए इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो इन्होंने एक सिस्टम का निजात किया। कब किया था, तो 1821 में किया था। कब किया था, 1821 में इन्होंने एक निजात किया ब्रेल सिस्टम का, लेकिन सरकार ने उसको मान्यता प्राप्त दी थी, 1832 में स्वीकार किया गया था। ओके, 1821 में जब इन्होंने निजात किया था तो ये केवल अपने लिए ही इस्तेमाल करते थे उसको, लेकिन 1832 में इसको मान्यता दी गई और सभी के सभी जो नेत्रहीन लोगों हैं उनके लिए इसको अपना लिया गया। ओके, आगे बात करें तो ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, 6 डॉटेड, 6 पॉइंट्स के ऊपर ये
क्या होती है, और उभरी हुई होती है, लिखी हुई होती है। नीचे मैंने आपके सामने एक इमेज दे रखी है, आप कुछ भी देख लीजिए, वो 6 बिंदुओं पर ही आधारित होगी। ए होगा तो ये वाला एक डॉट जो होगा वो उभरा हुआ होगा, बी होगा तो ये 2 डॉट उभरे हुए होंगे ग्रीन वाले, ऐसे ही 1 2 में भी ऐसे ही उभरे हुए थे। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो बिंदु है देख सकते हो 6 बिंदुओं का पेयर है। ओके, इसके अलावा ज्यादा बिंदु नहीं होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित रहती है, और मोटे मोटे कागज पर इनको नुकीले औजार से बिंदुओं को उभार कर बनाया जाता है या फिर लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे बात करें तो ब्रेल जो होती है उसको गणित और विज्ञान के लिए एक इस्तेमाल की जाती है, जिसको सामान्य भाषा कोड में बात करी जाए तो 1887 कोड है। क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बुक आपका कहीं से निकल कर आता ही नहीं है पॉइंट। वो तो मैंने आपको अलग से कुछ जानकारी देने के लिए एड ऑन करवा दिया। ध्यान रखिएगा, गणित और विज्ञान को समझाने के लिए एक भाषा कोड का इस्तेमाल किया जाता है 1837 कोड का। ओके, चलिए आगे बात करें तो आगे हम बात कर लेते हैं स्वयं को किसी और की परिस्थिति में। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेडागोजिकल पोर्शन है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि एक बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को, सामान्य बच्चे को नेत्रहीन बालकों के स्कूल में ले जाया गया और उनको दिखाया गया कि नेत्रहीन बालक दिन प्रतिदिन किस प्रकार की दुविधाओं का, किस प्रकार की चीजों का सामना करते हैं। तो ऐसा किस लिए किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने पर ही आप उसकी समस्या को समझ पाते हो। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हो, एक लड़की है, उसकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दी गई है और उसको क्या सॉल्व करने दिया गया है, एक पजल सॉल्व करने के लिए दिया है। क्यों, क्योंकि वो भी समझ सके कि नेत्रहीन बालक जो होते हैं दिन प्रतिदिन की किस प्रकार की दुविधाएं सामना करते हैं। ओके, तो एक पेडागोजिकल पोर्शन है, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इस पोर्शन को। बिल्कुल, काफी बार हम कह देते हैं कि मैं तेरी परेशानी समझता हूं, लेकिन तभी समझ पाओगे जब आप उस परेशानी में फंसोगे कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड से। पहला क्वेश्चन कि बालक का परिवार उसका क्या होता है, पहला स्कूल होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बालक होता है, जो बॉय होता है, बच्चा होता है, उसका पहला स्कूल जो होता है वो क्या होता है, उसका परिवार ही होता है। वहीं से उसको नैतिक शिक्षा मिलती है, बाकी आपका संज्ञानात्मक शिक्षा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसका वहीं से ही शुरू होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बात करें तो बालक की आवाज, आंखें, बाल, चाल उसके माता पिता से मिलती है, क्योंकि डीएनए जिसको आप क्रोमोसोम कहते हो वो माता पिता के लक्षण से संतानों तक ले जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक जो है, 2 दंपत्ति है, एक दंपत्ति जो है वो आपका ब्लैक यानी कि काला है, और एक दंपत्ति यानी कि उसकी जो वाइफ है वो गोरी है, या फिर आदमी यानी कि जो हस्बैंड है वो गोरा है और महिला जो है वो काली है। तो उसके बच्चे का काला या गोरे होने का क्या चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा डियर, इसमें 50-50% चांसेस है। कुछ भी नहीं बोल सकते कि आपका बेटा गोरा होगा कि काला होगा, वो गोरा भी हो सकता है, वो काला भी हो सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इस बात का, 50-50 चांसेस होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर आप क्लोथ चेंज नहीं डियर मेरी तबीयत खराब है, मैं कपड़े चेंज करने के लिए ना वो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने में ऐसा लग रहा है कि मैं चेंज करूंगा ठंडे ठंडे पहनूंगा, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं करे। मैंने नहाया भी नहीं हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि बच्चों की आवाज, आंखें, बाल, चाल, ये सारी की सारी चीजें किस चीज से मिलती है, उनके पिता माता पिता से मिलती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परिवार के अपने रिवाज होते हैं, यह बच्चों की सामूहिकता, अनुशासन और व्यय, सौंदर्यता। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि बच्चे की जो भी डिसिप्लिन होते हैं यानी कि अनुशासन होता है, सामूहिकता होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में सहायता लेना, सहायता देना, दूसरों की मदद करना, जिसकी जरूरत हो, अपने आप को दूसरों की मदद चाहिए हो तो समाज के साथ तालमेल बिठाकर, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कहाँ से मिलती है, आपके परिवार से, आपकी संस्कृति से मिलती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, परिवार के अपने ही रिवाज होते हैं। या फॉर एग्जांपल के रूप में आपने देखा होगा आपके घर के हिस्सों में कुछ लोगों को जाने का अनुमति होगी और कुछ लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी कमरे में आप चप्पल पहन के चले जाते होगे, किसी चप्पल में आप नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इंडियन जो होते हैं, इंडियन यानी कि भारतीय जो होते हैं, कभी भी किचन के अंदर चप्पल पहन के नहीं जाते। ये क्या होता है, एक तरीके से रूल होता है। कहते हैं कि हम अन्नदाता की बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या कहोगे आप उसको,
कि उनका अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम किचन वगैरह में चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कुछ रिवाज होते हैं, कुछ नियम होते हैं अपने अपने घरों के। आगे बात करें तो ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। तो ध्यान रखिएगा, ईमानदारी जो होती है वो सबसे पहले अपने परिवार से बच्चा सीखता है। ओके डियर, मैं पीडीएफ के लिए आपको बता चुका हूं, इसका पीडीएफ और कल वाली सेशन का पीडीएफ दोनों का पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब टेलीग्राम की आईडी क्या है, तो टेलीग्राम की आईडी है हमारी DK Gupta 1122। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब भी सर्च मारोगे तो जगह मत छोड़िएगा, स्पेस मत छोड़िएगा, कि तो मेरे नाम से फेक बहुत बने हुए हैं और हाल में बनते ही जा रहे हैं। तो अगर आप लाइन वाइज लिखोगे DK Gupta 1122 तो आपको हमारा ऑफिशियल लिंक दिख जाएगा, जिसमें लगभग 24,500 बच्चे जुड़े हुए हैं। कितने? 24,500 बच्चे। तो उसको देखकर आप डाउनलोड कीजिएगा, ज्वाइन होइएगा, वहां से आपको मिलेगा इसका। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो एक और नाम आ जाता है, मशहूर नाम, जो कि कौन से हैं? ग्रेगोर जॉन मंडल। अब ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे, बहुत मान्य वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने मटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रयोग करे थे। कहा जाता है 28,000 से भी ज्यादा प्रयोग करे थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ग्रेगोर जॉन मंडल का जो जन्म हुआ था वह 1822 में ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, एक किसान परिवार में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा वो नीचे की तरफ आता है। कहाँ आता है? ये रहा, इस तरफ आता है, नीचे की तरफ। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक ये छोटा सा है यूरोपियन कंट्रियों के बीच में। ओके, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर इन्होंने मटर के पौधों पर 28,000 से भी ज्यादा क्या करे थे? प्रयोग करे थे। और इन्होंने ये बताया था, इन्होंने एक ये फैक्टर नाम का गुणांक दिया था कि एक जो पीढ़ी का लक्षण होता है वो अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। क्या होता है? अगली पीढ़ी में चला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। जैसे कि इंसानों के में होता है, एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन में चला जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने साबित करा था कि अगर कोई मटर का दाना पीला है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन के मटर के दाने भी पीले होंगे। अगर हरा है तो हरे भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस आपके पीले होने के हैं। तो यही इन्होंने एक फैक्टर नामक गुणांक दिया था, जो कि अगली पीढ़ी में जाने वाला लक्षण बताया था इन्होंने। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए, कुछ बच्चे पता नहीं आपस में ही बात कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं कमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता डियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है? क्वेश्चन पहला बोल रखा है कि निम्नलिखित में से दृष्टिहीन बालक को डैश लिपि से शिक्षा दी जाती है। तो किस लिपि से शिक्षा दी जाती है? जल्दी से बताइए, कौन सा सही आंसर होगा इसका? ओके, बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। तो इंग्लिश का पीडीएफ डियर आपको हमारे इस वाले एप्लीकेशन पर मिलेगा, DK Academy। यहाँ पर जाइए, यहाँ से आप प्लेलिस्ट से वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डियर, NIS वाले जो हैं वो मान्यता प्राप्त है, उनको ले सकते हैं, वो सीटेट दे सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ब्रेल लिपि जो होती है उसके द्वारा दृष्टिहीन बालकों को शिक्षा दी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। सर जी मैथ की मैराथन भी लेकर आइए। बिल्कुल डियर, मैथ की मैराथन भी जल्दी लेकर आई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ये अभी मैंने आपको बताया, लुइस ब्रेल के द्वारा इसका निजात किया गया था जब उनकी आंखें खराब हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रयोग में से किसने साबित किया कि मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो कि जोड़े में आते हैं? ये तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बात करी एक्स फैक्टर की, जो कि किसने कहा था? तो जॉर्ज मंडल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, जिसे आप ग्रेगोर मंडल भी बोलते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उपरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? तो 6 बिंदुओं पर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि होती है ये। ठीक है, तो जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही लगाया।
डियर पीडीएफ की टेंशन मत लो, आज वाला पीडीएफ और कल वाला पीडीएफ दोनों के दोनों पीडीएफ आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आधे एक घंटे में, 3 बजे से पहले पहले मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अपलोड नहीं करवाया गया है, जल्दी ही दोनों के रेडी करवाकर अपलोड करवा दिए जाएंगे, दोनों आप वहां से ले सकते हो। ओके, चलिए आगे चलें। बच्चे कह रहे हैं कितनी देर होगी क्लास चलते हुए, तो डियर अभी 15 मिनट हुई है क्लास चलते हुए। ओके, चलिए आगे चलें, बात कर लेते हैं हमारा भोजन आर फूड्स। ये क्या है? पहला बिंदु कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य को जब भूख लगता है तो आपने देखा होगा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाती है, पेट काटने लग जाता है। तो मनुष्य को भूख लगने का पता किसके द्वारा पता चलता है? तो ध्यान रखिएगा कि हम सबको भूख लगने का जो पता लगता है वो मस्तिष्क के एक ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि अगर आप ये देखोगे हमारा ये क्या है, दिमाग है, इसके बीच में एक छोटा सा ग्लैंड होता है यहाँ पर, इसके द्वारा हमें पता लगता है कि हमें भोजन की जरूरत है, हमें भूख लगी है, पेट गुड़गुड़ लगने लग जाता है। ओके, तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि हमें भोजन का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस ग्लैंड से पता लगता है। ओके, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट बिंदु पकाने के तरीके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पकाने के तरीके कितने हैं, फूड को कुकिंग करने के कितने तरीके हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 तरीके हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बता रखा आपका NCERT ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से खाना पकाने के तरीके के समूह को चुनिए, तो उसमें से आपको ये 4 समूह कहीं देख रखा होगा, आपने मिला होगा ऑप्शन में, भून कर, उबाल कर, तल कर या सेक कर, तो उस ऑप्शन को आप ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तथा नारियल के तेल में तला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गोवा में जो मछली खाई जाती है वो किस में तलकर खाई जाती है, तो वो नारियल के तेल में तलकर खाई जाती है। और कश्मीर में जो खाई जाती है वो किस में खाई जाती है, तो वो सरसों के तेल में तलकर खाई जाती है। दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि गोवा में जो मछली खाई जाएगी वो नारियल के तेल में तलकर खाई जाएगी और कश्मीर में सरसों के तेल में। क्यों? क्योंकि गोवा जो है वो समुद्री इलाका है, वहां पर कोकोनट ट्री जो है वो इजिली मिल जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोकोनट जो होंगे वो गोवा में होंगे और सरसों जो होगा वो कश्मीर में होगा। ओके, चलिए आगे चलें। तो मिड डे मील की बात आती है, एक पॉइंट आता है आपका मिड डे मील वाला NCERT के बुक्स में, जो कि पैडागोजिकल पोर्शन है। क्या है? 28 नवंबर 2001, डेट याद रखिएगा, 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया कि उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। इससे पहले केवल प्राथमिक को मिलता था और उससे पहले केवल कच्चा भोजन मिलता था, जैसे कि कच्चा चावल, कच्चा आटा, कच्ची सब्जी, इस प्रकार से पैकेट बंद मिलता था, डब्बा बंद मिलता था। लेकिन 28 नवंबर 2001 से ये निर्णय लिया गया कि अब प्राथमिक के साथ साथ प्रारंभिक को भी क्या दिया जाएगा, भोजन का अधिकार दिया जाएगा, वो भी कैसा, गर्म पका हुआ खाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा बीएड का प्रथम वर्ष का रिजल्ट आ चुका है तो मेरा सीटेट मान्य रहेगा? डियर, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो बिल्कुल मान्य रहेगा, टेंशन ना लो उसकी बात की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीभ यानी कि टंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीभ में 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, जीभ पर हमारे जो जीभ होगा वो छोटे छोटे दाने होंगे, आपने जीभ पर कभी शीशे में देखिएगा। 4 प्रकार की 9000 से भी ज्यादा ग्रंथियां होती हैं, जो कि हमें टेस्ट यानी कि स्वाद का पता लगाते मदद करती है। जीभ के किस हिस्से से स्वाद का सबसे ज्यादा पता लगता है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस पूरे चांसेस हैं इस बात के। ठीक है, तो जीभ के हमारे जो अगला हिस्सा होता है, जो चोंच वाली हिस्सी होता है, उस वाले हिस्से से हमें सबसे ज्यादा टेस्ट का पता लगता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। आगे बात करें तो जीभ के आगे वाले भाग से मीठा, बीच वाले से नमकीन, बगल वाले से खट्टा और पीछे वाले से कड़वा स्वाद हमें मिलता है। नीचे इमेज देख सकते हो, सबसे ज्यादा हमें इसी से स्वाद मिलता है, जो कि कैसा है, मीठा मीठा सा स्वाद देता है। ठीक है, बाकी बगल वाला जो होगा ये वाला हिस्सा, ये क्या देगा हमें, सॉल्टी देगा। क्या देगा, सॉल्टी। इसके बगल में जो देगा वो क्या देगा, शॉर, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा कैसा देगा, खट्टा खट्टा सा देगा। ठीक है, और पीछे से हमें कड़वा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इस सारे के सारी चीजों को। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं मानव दांतों के बारे में। तो आप सभी को पता है हमारे मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो दांत तो होते हैं हमारे 32, लेकिन 4 प्रकार के दांत होते हैं।
कौन कौन से होते हैं उनको पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य के केवल 2 बार दांत आते हैं। एक बार टूट जाए तो दूसरी बार आ जाएंगे, लेकिन दूसरी बार टूट गए तो तीसरी बार तो आ जाएंगे, लेकिन वो नकली दांत आएंगे डॉक्टर के पास से, अपने आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं, पहला दूध के दांत और दूसरा स्थायी दांत, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दूध के दांत जो होते हैं वो छोटे बच्चों के होते हैं, टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं, लेकिन स्थायी दांत एक बार टूट गए तो 32 ही बाहर आ जाती है, और साथ ही साथ में आपको नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। अब कोई जो होता है वो कैसे लगा लेता है, फॉस्फोरस के लगा लेता है, और कोई जो होता है तो सोने चांदी के लगा लेता है, वो अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दूध के दांतों की संख्या पूछी जाए तो 20 होती है, और परमानेंट की पूछी जाए तो 32 होती है। ठीक है, इन बात को ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे का जो दूध के दांत होते हैं वो क्या होती हैं, 20 दांत हो चुके जो कि टूट के वापस आ जाते हैं, लेकिन 32 दांत में से अगर एक भी टूट गया तो वापस नहीं आएगा। जैसे कि हमारी अकल जाड़, कहते हैं ना अकल जाड़, जो कि जवानी के आसपास 18 या 21 साल के आसपास निकलती है, तभी हम क्या कहते हैं, इंडियन अकल आई है इसको। ठीक है, डियर जी मैंने आपको बता दिया आपका आंसर, इतनी बार मैसेज टाइप करने की क्या जरूरत है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने क्या कर दिया है, फाइनल ईयर में हो तो आप अपना सीटेट दे सकते हो, मान्य होगा। ठीक है, चलिए ओके। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे दादी के 3 बार दांत आए थे, तीसरी बार जब दांत आए होंगे तो दादी कुछ खाने लायक नहीं बची होंगी, क्योंकि काफी बुजुर्ग हो गई होंगी, चबाया नहीं जाता होगा उनसे। ओके, वो काफी बुजुर्गों में वापस रिपीट हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है बुढ़ापा क्या है, एक तरीके से बचपन ही होता है, ये कहा जाता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बूढ़े लोगों के वापस काले बाल उगने लग जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से हमारा लाइफ सर्कल है, उसकी वजह से कुछ कुछ होता है, ज्यादातर ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, दांत जो है वो एनिमल, मानव की शरीर के सबसे कठोरतम भाग का है, जो कि किस चीज से बना जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फोरस से बना रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो वो है दांत, जो कि कैल्शियम फॉस्फोरस से बना रहता है। अगर पूछा जाए दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये रहे आपके दांत के प्रकार। पहला होता है आपका नीचे की तरफ 4 दांत, कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं नीचे की तरफ, इंसाइजर। बगल में होते हैं आपके 2 दांत, प्रीमोलर। फिर उसके ऊपर होते हैं आपके मोलर, और बीच में आपके कांटों की तरह निकले होते हैं 2 दांत, एक इधर और एक इधर, ये वाला। इसको क्या कहा जाता है, तो कैनाइन कहा जाता है इसको। ओके, एक इधर और एक इधर, तो कितने हो गए इस हिसाब से, 4 दांत ये, फिर 1 दांत, फिर 2 दांत, फिर 3 दांत। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, किस प्रकार से हमारे दांत का सीरीज है। आगे के 4 दांत हो गए आपके, फिर एक बगल, एक फिर इधर का बगल, फिर 2 दांत, फिर लास्ट के 3 दांत। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के। बिल्कुल, आगे चलें तो आगे बात कर रखा है चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोस शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। देखा होगा आपने कई बार, रोटी चबाते चबाते जो है वो थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा सा लगने लग जाता है। हाँ जी डियर, किसी किसी के 34 दांत होते हैं। मैंने कहा आपका एन एवरेज जो होगा वो कितना होगा, वो 32 ही होगा। हाँ, किसी किसी के बोल सकते हो 34 भी होते हैं। देखा होगा ना, किसी किसी के पाँव की उंगलियां 6 भी होती हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो दादा थे, उनके पाँव की उंगली बराबर बिल्कुल इक्वल, जैसे हमारी 5 उंगलियां होती है पाँव में, उनके बिल्कुल इक्वल, दोनों पाँव में 6-6 उंगली थी, बिल्कुल इक्वल थी। आप बोल नहीं सकते थे कि अलग से या फिर बगल से उगाई हो, नहीं, बिल्कुल सपाट पैर था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मनुष्य के 6 ही उंगलियां होती हैं। ऐसे मेरे दादा के उंगलियां थी पाँव की। तो वो अपनी अपनी बात होती है, 100 में से एक किसी के हो जाए तो। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, चबाकर खाने से टाइलिन नामक स्टार्च जो होता है वो किसको चेंज कर देता है, माल्टोस शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन कैसा लगता है, मीठा मीठा सा लगता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि भोजन को क्या करना चाहिए, कम से कम 30 बार, अगर आप कोई रोटी का टुकड़ा ले रहे हो तो कम से कम उसको 30 बार चबाकर खाना चाहिए, जिससे जो भी मेहनत होगी आपके मुंह में मेहनत होगी, आपके पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा रहेगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलते हैं, लड़कियां खासकर ध्यान रखिएगा, जितना आप चबाकर खाना खाओगे उतना ही आपको क्रीम वगैरह लगाने की कम जरूरत होगी। जो कि आप ग्लो के लिए क्रीम लगाते हो ना, उसको कम करना पड़ जाएगा, आपका खर्चा बच जाएगा, खाने को चबाकर खाइएगा। ठीक है, चलिए ये हुई मजाक की बात, आगे चलते हैं। आगे बात कर रखा कहानी खिड़की वाले पेट की। क्या बात कर रखी है, कहानी खिड़की वाले पेट की। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर 6 फिंगर जो होते हैं वो लकी होते हैं। ओके डियर, यानी कि मेरे दादा तो अब हो गई है उनकी डेथ, काफी साल हो गए हैं।
चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है देखिए। राजेश उत्सही, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को, द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई यह कविता अगस्त 1985 में चकमक एक पत्रिका होती है उसमें दी गई थी दी गई थी। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज आंसर बता दीजिए। क्या आंसर बताना डियर वो बता दीजिए, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं पता है। क्वेश्चन पता होगा तो मैं आंसर जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके बच्चे कह रहे हैं सर जिस टाइम मेरा रिजल्ट नहीं आया था, जिस टाइम मैंने फॉर्म फिल करा था, डियर फॉर्म फिल करने से कोई मतलब नहीं होता है, सीटेड जो होता है उसका रिजल्ट से मतलब होता है, फॉर्म फिल करने से कोई मतलब नहीं होता। सीटेड जब आपका सर्टिफिकेट आएगा ना, उस पर डेट लिखी रहती है, उस डेट से पहले आप जो है फाइनल ईयर में होने चाहिए। तो अब आप उससे पहले फाइनल ईयर में हो तो मान्य रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है कि कहानी खिड़की वाले पेट की, चकमक पत्रिका में लिखा गया था 1985 में, किसके द्वारा, तो राजेश उत्साही के द्वारा। आगे बात करें तो मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर बॉमंट के पास ले जाया गया और उनके द्वारा उसका इलाज किया गया। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, ये फौजी है और ये क्या है, डॉक्टर बॉमंट है। इन्होंने इसका इलाज किया, पेट में गोली लगने के बाद इन्होंने जब इसका इलाज करा था, पट्टी वट्टी कर दी थी, करने के बावजूद भी इनका घाव जो है साइड से भर गया था, लेकिन एक होल रह गया था, एक छेद रह गया था, जिसके द्वारा आप ये देख सकते थे कि पेट में क्या चल रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यही पूरी की पूरी कहानी है खिड़की वाले पेट की। आगे चलें तो यहां पर इन्होंने पूरा का पूरा रिजल्ट जारी, जब पेट में छेद था उसके अंदर देख सकते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके अनुसार इन्होंने कुछ बातें बताई थी। क्या बताया था, इन्होंने बताया कि पेट में जो कच्चा दूध होता है वो 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है। बाकी इन्होंने एक गिलास में पाचन रस डाल रखा था और गिलास में उस भोजन को पचने के लिए 4 घंटे 45 मिनट, ऑलमोस्ट डबल टाइम से ज्यादा लगा। नेक्स्ट है उबला हुआ दूध 2 घंटे में पच रहा था और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह से उबला हुआ अंडा पेट में 3 घंटे 30 मिनट में और गिलास में 8 घंटे में। कम उबला हुआ अंडा पेट में 3 घंटे में पच रहा था और गिलास में 6 घंटे 30 मिनट में। कम अंडा फेंटा हुआ पेट में 2 घंटे में और गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में और बाहर पेट के 4 घंटे में। तो ये आपका पूरा का पूरा एक टाइम टेबल उन्होंने दिया कि पेट में किस तरीके से खाना जल्दी पचता है और बाहर किस मुकाबले कम पचता है। इसके पीछे इन्होंने रीजन बताया कि जब हम भोजन करते हैं, हमारा पेट जो होता है वो भोजन को ऊपर नीचे क्या करता है, बार बार उसको मर्थन करता रहता है, जिसकी वजह से भोजन जल्दी पचता है पेट में। बल्कि गिलास में जो था वो स्थिर था, बिल्कुल एकदम हिल डुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से गिलास में देर में खाना पच रहा था। और साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन है, गुस्सा है, आपका मूड ठीक नहीं है, तो खाना पचने में कभी कभी क्या होता है, देरी होती है और खाना सही से पचता भी नहीं है। ओके, तो इस बात पे भी खाना पचना डिपेंड करता है। आगे बात करें तो कुछ घरेलू उपाय दे रखे हैं। क्या है घरेलू उपाय, एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि पहला, दूध को जो है वो उबालोगे तो लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, खराब नहीं होगा, दूध फटेगा नहीं, जैसे कि हम अपनी किचन वगैरह में करते हैं। आगे बात करें, पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर आप पानी के बर्तन में रख दोगे तो लंबे समय तक आप चावलों को खा सकते हो, वो चिपचिपे चावल नहीं होंगे। धनिए की बात करें तो उसको गीले कपड़े में रखा जाता है, धनिया पुदीना को, ताकि वो लंबे समय तक चले। प्याज और लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है ताकि वो नमी के कारण खराब ना हो जाए। ओके, तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिसके कारण आप खाने को लंबे समय तक सही से प्रिजर्व करके रख सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए समझ में आ गया। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर मैथ की क्लास बता दीजिए जिसमें से मेरा मैथ्स कंप्लीट हो जाए। डियर मैथ्स की मैराथन लगवा दी जाएगी पीके सर के द्वारा, जैसे ही क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा कब होगी। अभी उनके फादर की तबीयत खराब है तो डियर मैं कैसे बता दूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बात करें घरेलू उपाय के कुछ और बिंदु, जिसमें आपको बोल रखा है कि नमक, अचार को, चीनी, आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु में प्रयोग किया जाता है। तो देखा होगा आपने कि अचार में हम जब बनाते हैं तो उसमें नमक डालकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि अचार में जितनी भी नमी होती है वो बाहर निकल जाए। तो अचार को नमक के द्वारा और आम पापड़ को चीनी के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ओके, और वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रीना जो है आम को जाड़े के महीने में खाने के लिए संरक्षित करना चाहती है तो वो क्या करे, तो उसके पास 2
दो तरह के अच्छे तरीके हैं, एक अचार बना लें या फिर आम पापड़ बना लें, जिसको वो गर्मियों से सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे चलें, तो ये देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। पौधे के कौन से हिस्से खाए जाने वाले होते हैं, वो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, पौधों को खाए जाने वाले भाग, जिसमें से पहला आपका पत्ती। अब पत्ती के कुछ मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले रखे हैं जो कि आपके ईवीएस में या फिर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, पौधों के पत्तियों के खाने वाले भाग में जैसे कि अरबी के पत्ते खाते हैं, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ऐसे ये कुछ पत्ते हैं जिनके क्या खाते हैं हम, पत्ते खाते हैं। इसके अलावा और भी है जैसे कि सरसों, बथुआ, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन ये कुछ मैंने आपके डाल रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आपके ईवीएस के बुक्स में आते हैं। ठीक है, चल रही है, आगे चलें तो फूल की बात कर लेते हैं। तो सहजन की फूल, केले के फूल और कचनार के फूल, ये तीनों के तीनों फूल खाए जाते हैं सब्जी बनाकर या पकोड़े बनाकर। कली की बात करी जाए तो लौंग की कली खाई जाती है। जड़ की बात करी जाए तो चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये क्या है, जड़ें हैं, रूट्स हैं जिसको हम खाते हैं। तो ये डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसको हम जड़ों के रूप में खाते हैं। तो मूली, गाजर और चुकंदर जो है वो जड़ों के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलें तो तने की बात करी जाए तो अदरक, आलू, प्याज या कमल ककड़ी, ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों क्या है, तना है, ये क्या है, स्टेम है। ध्यान रखिएगा, अदरक, आलू, प्याज, खासकर आलू में बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सोचते हैं जड़ है, जड़ नहीं होती है, वो तना होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बीज। बीज की बात करी जाए तो सरसों, गेहूं, धान, बाजरा, चना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सीड्स हैं, आपके बीज हैं। साबुदाना जो होता है वो बीज नहीं होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सीटेट क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो डियर 150 में से 19 मार्क्स चाहिए होते हैं। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 90 चाहिए होते हैं। हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट आपको 18 नंबर चाहिए होते हैं, तब जाकर आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें छाल की बात करें तो दालचीनी जो होती है उसके हम छाल, यानी कि जो ब्रैक होती है, पेड़ की छाल होती है, उसको हम खाते हैं। वहीं पर ही फली की बात करी जाए तो मटर हो गया, सहजन हो गया, ये क्या है, हमारी फली हो गई। इसके अलावा ग्वार फली भी फली होती है एक तरीके की। तो अलग अलग चीजें हैं जो कि आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं या फिर नाम आया आपके ईवीएस में, केवल मैंने वही डाल रखी है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। जल्दी से बताइए सही क्वेश्चन क्या होगा इसका। ओके, एक बच्चा बार बार कॉपी पेस्ट मार रहा है, क्या पेस्ट मार रहा है, इनके तो बहुत सारे क्वेश्चन है, काफी बार पूछ चुके हैं। लेकिन सर इस बार एग्जाम नहीं हुआ था, बीएड फर्स्ट ईयर का, मार्कशीट पर सिर्फ प्रोविजनल प्रमोट किया गया है, उसका कोई डियर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपका पास होना चाहिए। ठीक है, पास होना चाहिए बस आपको पास से मतलब है ना, आप प्रमोट कर दिए गए हो ना सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो प्रमोट कर दिए गए हो तो आप माने जाओगे। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर इसका सेक कर, तल कर, भून कर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। भिगो कर नहीं होता, बेल कर नहीं होता और साथ ही साथ में गूद कर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है, सेक कर, तल कर, भून कर खाने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का उत्तर दें। इस क्वेश्चन को मैं है ना आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके इसमें मुझे होमवर्क के रूप में, इसका है क्या, होमवर्क के रूप में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में, उसमें मुझे नीचे लिखकर आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, ये आंसर मैं देखता हूं कितने बच्चे सही देते हैं और कितने बच्चे गलत देते हैं। ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऑफलाइन वाले कमेंट में नीचे लिखिएगा, लाइव कमेंट में नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो कैसी होती है, तो अम्लीय होती है, एसिडी होती है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपने देखा होगा ना, बोलते हैं आप एसिडिटी हो गई है, क्या हो गई है, एसिडिटी हो गई है। तो अम्लीय होता है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो थोड़ी देर बाद देखा आपका पेट जो है वो काटने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके शरीर को ही खाने लग जाता है। तो अम्लीय होता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जिसने लगाया सही लगाया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? तो जब बॉमेट ने पूरा एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने बताया था कि मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहां पर कुछ देखो चीजें लिख रखी हैं, असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या है असत्य कथन? तो पहला आपका देखिए, मैंने बोला था दूध को उबालकर लंबे समय तक रखा जाता है, चावल को खुले में नमी से बचाकर। ओके, तो देखो ये एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है इसमें। आम को अचार बनाकर सही है, धनिये को गीले कपड़े में, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत था। कटोरी में डालकर किस में रखा जाता था? पानी के बर्तन में रखा जाता था, ना कि नमी से बचाकर खुले में रखा जाता था। ओके, खुले में रखोगे तो सूख जाएंगे चावल। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आ जाते हैं आपके राष्ट्रीय पार्क एवं पक्षी अभयारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ ना कुछ आपके यहां से जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में कहीं ना कहीं हिंट मिलता है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट आपसे पूछा जाए कि कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। किस लिए मशहूर है? तो हाथी और बाघों के लिए मशहूर है। तो मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको ट्रिक के द्वारा पढ़ा रहा था, कि उत्तराखंड के राजा जी, बोला था ना मैंने आपको, उत्तराखंड के राजा जी। तो उत्तराखंड के राजा जी, उत्तराखंड से बना उत्तराखंड, राजा से बना क्या? राजा जी। और क्या कहाँ गए थे उससे मिलने के लिए? गंगा, गंगोत्री और उनके पिताजी जिम में गए थे। कहाँ गए थे? जिम में गए थे। तो उत्तराखंड के राजा जी कहाँ मिल रहे थे उनसे? जिम में। तो जिम से बना जिम कॉर्बेट और उत्तराखंड से बना था आपका उत्तराखंड। मशहूर पूछा जाए तो हाथी बाघों के लिए मशहूर है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर कितना देर हो गया है? तो डियर 40-45 मिनट हो गई आपकी क्लास शुरू हुए। ठीक है, ट्रिक के मैंने दोबारा पढ़ाया था आपको, अगर आपने ट्रिक देखी होगी तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखी है तो किसी बच्चे को ट्रिक वाली वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको ट्रिक से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका घाना। घाना क्या है? तो ये आपका पक्षी अभयारण्य जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है ये, जिसको केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। और यहाँ पर आपके बहुत ही ऐसे पक्षी मिलते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर। ओके, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर पढ़ा दीजिए ट्रिक वाला भी। चलिए ठीक है, अगर ट्रिक वाला पढ़ाना होगा नेशनल पार्क तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट में, तो आपको ट्रिक वाली वीडियो भी दे दी जाएगी, किसके माध्यम से आप समझ सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कांजीरंगा। तो कांजीरंगा जो है वो कहां पर है? तो असम में है। और वो किस लिए मशहूर है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। देख सकते हो ये वाला जो है वो एक सींग वाला गैंडा होता है, इसके लिए कांजीरंगा जो है बहुत मशहूर है। लेकिन साथ ही साथ में हाथी और चीतों के लिए भी मशहूर है। मेन आपका एक सींग वाला गैंडा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका सींग काटा हुआ है ताकि शिकारी इसका शिकार ना करे। सींगों के लिए इनका शिकार कर लिया जाता है। ओके, तो इनके सींग जो है बचपन में ही काट दिए जाते हैं, किनके द्वारा? तो उन अभयारण्य के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि इनका कोई शिकार ना करे, इनको मार ना दे इनके सींगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो गिर क्या है? गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वो जूनागढ़ में है, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। किसके लिए? चीता, बब्बर, शेर और इसी के प्रकार से लेपर्ड के लिए बहुत मशहूर है। मेन आपका बब्बर शेर है। किसके लिए? बब्बर शेर के लिए मशहूर है। जब गिर में अभी थोड़े दिनों पहले की घटना है, साल भर पहले की, वहां पर जो शेर है वो अचानक से सारे के सारे मरने लग गए थे। तो उनके बीच में कुछ डिसीज फैल गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही थी। ओके, तो पूछा जाए कहाँ की कहानी है तो आपको पता होना चाहिए, गिर नेशनल पार्क की, जूनागढ़ की बात है ये सारी की सारी। ठीक है, चलिए बिल्कुल डियर, ओबीसी वालों को 82 चाहिए होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, ओबीसी हो गए और SC ST हो गए, इन सभी को कितने चाहिए होते हैं? 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। कितने? 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। आप 82 वाले आराम से पास आउट होते हो, टेंशन मत लो इस बात को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर OBC SC में कोई बच्चा है, ST SC में, तो उसको कितने मार्क्स चाहिए? 82 मार्क्स चाहिए। ओके, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन। अब सुंदरबन जो है आप सभी को पता है बंगाल की साइड में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। वहां पर आपका एक जगह पड़ती है, कौन सा है? तो सुंदरबन में आपका जगह पड़ती है 24 परगन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परगना जो होती है वहां पर पश्चिम बंगाल में ये जगह है, जो कि बंगाल और चीतों के लिए। कहां पर? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। सुंदरबन बहुत बड़ा आपको पता है,
क्या है, एक जंगल सा है, डेल्टा बनाता है वो काफी अच्छा, काफी बड़ा, जहां पर काफी जानवर जो है फल फूल कर आराम से रहते हैं। जगह का नाम ध्यान रखिएगा 24, नाम ही उसका क्या है 24 परगना। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है, जो कि हाथी और चीतों के लिए बहुत मशहूर है। किसके लिए, हाथी और चीतों के लिए बहुत मशहूर है। ओके, चलिए आगे चलें तो ये है आपका हजीराबाद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि बिहार में है और चीतों के लिए बड़ा मशहूर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलें तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं। पहला, देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ओके, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ऑलमोस्ट 9 राष्ट्रीय पार्क है यहां पर। ठीक है, चलिए देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए तो वो साउथ बैटन है। कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपने देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है साउथ बैटन। ओके, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है आपका हिमेश। कहां पर है, तो वो आपका लेह लद्दाख में पड़ता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये लेह लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमेश है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, सारे के सारे पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पीडीएफ नहीं मिलेगा। डियर, मैंने अभी अभी आपको बताया इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या बोलूं मैं आपको, 3 बजे से पहले पहले आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य में कांजीरंगा वन जीव विहार स्थित है, तो अभी बताइए, फटाफट बताइए सही आंसर क्या होगा कि इन विच स्टेट कांजीरंगा वाइल्ड लाइफ विहार इज लोकेटेड। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने इसका असम बताया वो बिल्कुल सही आंसर बताया। असम में लोकेटेड है आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क वन जीव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया सही आंसर था। बिल्कुल डियर, आपका करवा दिया जाएगा ट्रिक से, टेंशन मत लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ट्रिक से। ठीक है, चलिए बाकी अगर होगा तो आज आपको शाम को 4 बजे, कितने बजे, आज शाम को 4 बजे मैं ट्रिक वाली ही अपलोड कर दूं वीडियो। शाम को 4 बजे आप नेशनल पार्क को ट्रिक से पढ़ना चाहोगे बच्चों, बताओ, शाम को 4 बजे नेशनल पार्क को ट्रिक से पढ़ना चाहोगे आप, बताइए, शाम को 4 बजे। चलिए इसका आपका आंसर बताइए कि जो आपका बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो रिजर्व था वो किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा बच्चा इसका बताएगा, जल्दी से बताइए। तो मैंने आपको बोला था मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, मैसूर कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल सर, यस सर, 4 बजे कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, कल वाला पीडीएफ और आज वाला पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो राइट हैंड साइड में 3 डॉट होते हैं, वहां से आप अपनी क्वालिटी को 480p पर कर लीजिए, साफ दिखाई देने लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, कौन सा बच्चा बताएगा। बिल्कुल डियर, शाम को 4 बजे आपका मैं ट्रिक वाला नेशनल पार्क वाला आपको पढ़ा दिया जाएगा। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा 10-15 मिनट का आप में हो जाएगा, 10-15 मिनट में आप आराम से सारी चीजें समझ जाओगे। बस ट्रिक को, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, वहीं पर ही आपका सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है, कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए यार, इतनी लेट मत करो। बिल्कुल मध्य प्रदेश में, जिस जिस बच्चों ने बोला बिल्कुल सही आंसर बोला है, मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व जो है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो ध्यान रख लीजिएगा। भारत में जो सबसे बाघ अभ्यारण्य, बाघ को बचाने के लिए जो अभ्यारण्य बनाया गया था वो नागार्जुन है। कौन सा है, नागार्जुन। ओके, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, गिर के शेरों को रखने जाने हेतु, ध्यान रखिएगा, जो गिर नेशनल पार्क था उसमें शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया था, जल्दी से बताइए।
चलिए, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया, ओके बच्चे कह रहे सर पता नहीं। चलिए, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जो है ना आपका गिर का नेशनल पार्क है, मैंने अभी आपको बताया था जब यहाँ पर शेरों को तबीयत खराब होने लगी थी तब इसको कान्हा में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? कान्हा में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, इतना वाला क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। जूनागढ़ तो है ही नहीं डियर, यहां पर जूनागढ़ कहां से लगाने लग गया आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहां स्थित है? जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। ओके, नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल डियर, पकड़ के रखेंगे। ओके, बच्चे कह रहे हैं भरतपुर, बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो भरतपुर, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, बी इसका सही आंसर था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर बताएगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर रेलवे का समय सारणी वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, बिल्कुल डियर, समय सारणी वाला करवा दिया जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको बोला था कि उत्तराखंड के राजा जी से मिलने कहाँ गए थे? जिम में गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, यूपी वालों ये तो याद ही रहेगा आपको, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ओके, दूध का निर्माण सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, यहां से भी आप ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस पशु हेतु जाना जाता है? तो मैंने आपको बोला था कांजीरंगा जो होता है वो किसके लिए जाना जाता है? हाथी चीतों के साथ साथ वो जाना जाता है एक सिंग वालों गैंडों के लिए। किसके लिए? एक सिंग, वन हॉर्न राइनोस के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का एकमात्र पानी पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहां पर है? तो जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र पानी पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो कि पानी पर तैरता हुआ है ये, ठीक है, जमीन पर नहीं है, पानी पर है, जिसको क्या कहा जाता है? केबुल लामजाओ कहा जाता है। और ये कहां पर पड़ता है ये मुझे बताइए, मिजोरम, मणिपुर, असम या केरल? मैंने आपका क्वेश्चन ये वाला नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन क्वेश्चन में डाल दिया गया। तो कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? ओके, ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, मणिपुर में। ओके, तो बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो हम बात कर लेते हैं वाटर यानी कि पानी के बारे में। किसके बारे में? पानी के बारे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके यहां से भी देखने को मिल जाते हैं। पहला बिंदु, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत जो है वो कितना है? 71% है। कितना प्रतिशत है? 71% है, जो कि एनसीईआरटी बोलता है। कौन बोलता है? एनसीईआरटी बोलता है, जिसमें से बोला जाता है कि स्थल जो है वो कितना है? 29 भाग है। ओके, तो 31 हो गया पानी में और 29 हो गया जमीन। तो ये तो हो गया आपकी पृथ्वी की बात। पानी की बात करी जाए तो 97.5 97.5 जो है वो समुद्री पानी है, खारा पानी है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। मीठे पानी की बात करी जाए तो केवल 2.5% है, लेकिन ये 2.5% भी जो है वो हम पी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो है और आधे से ज्यादा जो कि 60% जो है वो ग्लेशियर में जमा है, यानी कि बर्फ के रूप में जमा है, और बर्फ को हम तो चबा नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ग्राउंड वाटर, यानी कि जो 30% बचा पानी वो है ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के अंदर पानी, जो कि हम बोरिंग वगैरह लगाकर निकाल लेते हैं। और 10% पानी बचा आपका लेक, रिवर वगैरह, नदी वगैरह, तालाब वगैरह, उनमें जो है आपका 10% पानी है। तो कहा जाता है जो मनुष्य पानी का इस्तेमाल करता है वो दशमलव कुछ करता है। कितना करता है? 0.8 या 0.9, अलग अलग बुकों में देखने को मिल जाएगा आपको। इतना पानी का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए है बचा हुआ, जो हम कर सकते हैं। ग्लेशियर का तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलते हैं। 21वां एजेंडा, कौन सा 21वां एजेंडा? 1992 में ब्राजील में यूएन कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कब निर्णय लिया गया था, तो ब्राजील के यूएन कॉन्फ्रेंस में 1992 में 21वें एजेंडे में ये बात कही थी। कब की बात है ये? तो 1900 बात है आपकी 1992। अगर आप ये नीचे देखोगे इमेज, तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है री डे जेनेरो का 3 से लेकर 14 जून तक 1992 की, लेकिन लागू हुआ अगले साल 1993 में, और पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया था पहली बार, तो 1993 में मनाया गया था, और कब आता है? तो 22 मार्च को आता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी बच्चों को। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो पूछा जाए जल का उपयोग, यूज और वाटर। तो आप सभी को पता है खाने में, पीने में, शारीरिक क्रिया में। अब शारीरिक क्रिया में आपका सब कुछ आ गया, नहाना धोना सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? पानी का इस्तेमाल करते हैं। नीचे मैंने आपको लाइफ सर्कल भी दिखा रखा है पानी का। तो ये सारे के सारे काम क्या है? हम पानी के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में एक बिंदु आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, गर्म पानी का स्रोत कहां पर है? तो वो है मणिकरण। कहां पर है ये? कुल्लू में। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपका एक प्राकृतिक गीजर है। इसका जो पानी होता है, इस पर नहाते हैं। अगर आप कभी जाओगे कुल्लू मनाली, तो आप वहां पर मणिकरण जा सकते हो या खीर गंगा जा सकते हो। वहां पर ये पानी जो है वो नेचुरल वे में गर्म होता है। यहाँ पर कोई गीजर लगाकर या हीटर लगाकर गर्म नहीं किया जाता इसको। ओके, तो नेचुरल वे में गर्म पानी मिलता है। कहां पर? कुल्लू में मिलता है, मणिकरण में। ओके, तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, मणिकरण जो है वो नेचुरल पानी का स्रोत है। उसी के साथ साथ में 1 किलो गेहूं को उत्पादन के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 किलो गेहूं उगाते हो, जो कि कम से कम उसमें कितना पानी चाहिए होता है? तो 1500 लीटर, 1500 लीटर पानी की जरूरत होती है 1 किलो गेहूं को उगाने में। देख सकते हो कितना पानी चाहिए होता है। ठीक है, आगे चलें। शहर व नदियों के नाम, वो नदियां जो कि शहर जो है वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आपको पूछा जाए तो आपको पूछ सकते हो, जैसे कि दिल्ली। अब जो दिल्ली है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, छोड़ दीजिए इसको। दिल्ली जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यमुना किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुना किनारे स्थित है। और केजरीवाल सरकार ने कहा है कि इस बार जो सरकार बनी है उनकी 5 साल की, वो 5 साल के आखिरी तक यमुना को कैसा कर देंगे? नहाने लायक कर देंगे। पीने लायक तो नहीं कर पाएंगे, वो उन्होंने कहा कि हम नहाने लायक कर देंगे, इतना हम इसको साफ कर देंगे। बाकी देखते हैं, अभी तो यमुना का ऐसा हाल है जैसे कि नाला हो वो। ओके, दिल्ली के अंदर। आगे चलते हैं। आगरा, आगरा भी है यमुना के किनारे। लखनऊ गोमती के किनारे। पटना गंगा के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, जो कि आपके ईवीएस में पूछे जा चुके हैं, बुक्स में कहीं ना कहीं दिखते हैं, जो कि नदी के किनारे पर क्या बसे हुए हैं? शहर बसे हुए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। डियर, सीटेट के लिए आपका ये 2 इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और आगरा। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी मैंने आपका ऐसे ही पढ़ा दिया साथ साथ में जब आ रहा था, तो ओके, तो नाम आया तो मैंने उसके साथ में पढ़ा दिया। और कृपया करके जो कंजूस बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब देखिए, अब बोलना पड़ेगा मुझे। 2300 बच्चे लाइव हैं। कितने बच्चे? 2300। तबीयत खराब है यार, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपने फिर भी केवल कितने? 1200 बच्चों ने, कितने? 1200 बच्चों ने लाइक करा है। और लगभग अभी भी जो है वो 1000 से ज्यादा बच्चे, 1100 ही मान लो, जिन्होंने लाइक नहीं करा। अरे यार, कंजूसी की पन की हद होती है, कहाँ लेके जाओगे इतनी कंजूसी? फटाफट जिसने लाइक ना करा हो एक बार लाइक ठोक दो, और फटाफट एक बार शेयर कर दो। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तबीयत खराब है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी एनर्जेटिक होकर। शेयर कर दो फटाफट, आज 3000 बच्चे पहुंचा दो। आज देखते हैं 3000 होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें फॉरेस्ट की, यानी कि वन की। भारत में जो है वो 23.81%, ध्यान रखिएगा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसी समय पर 18% था, आज के समय पर जो है वो 23.81% जो है वो भूमि पर वन है। देख सकते हो किस इलाके में ज्यादा वन है, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। अगर हेक्टेयर जमीन की बात करी जाए तो 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ओके, साथ ही साथ में भारत का जो स्थान है विश्व में 10वां तथा एशिया में 4था स्थान है जंगल के लिए। सबसे पहले नंबर पे आता है रशिया। ओके, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे रशिया, नीचे मैंने लिख भी दिया।
रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस एंड चाइना, ये सीरियल में है। और चौथे नंबर पे एशिया में आता है भारत, और विश्व में आता है आपका 10वें नंबर पर। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है बारिश के बारे में? क्या है बारिश के बारे में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बारिश होने का मेन कारण क्या है, तो बादल संघनन के बाद क्या होते हैं, बरसते हैं, कंडेंसेशन के बाद। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम समझाया गया है। फॉर एग्जांपल के रूप में ये मान लीजिए कि ये नदी बह रही है। अब ये नदी में पानी कहां से आया, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये नदी बह रही है और नदी बहकर कहीं ना कहीं तो ये समुद्र से जाकर मिलेगी, सागर से जाकर मिलेगी। अब सागर में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज की किरणें पड़ने पर क्या होता है, वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है, यानी कि पानी जो होता है वो भाप बनकर उड़ता है। भाप बनकर जब ये उड़ेगा तो उड़कर ये क्या करता है, संघनन करता है, कंडेंसेशन करता है, बादल बनाता है। और ये ऐसी ना ऐसी जगह पर जाकर बरस जाता है, जैसे कि पहाड़ वगैरह पर बरस जाएगा और बरसेगा तो पहाड़ की से अंदर से पानी निकलने लग जाता है और वो नदी बनकर फिर समुद्र में मिल जाती है। तो ये क्या है, एक तरीके से पूरा का पूरा चक्र है जिस तरीके से पानी हमें प्राप्त होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि नेचुरल जो होता है, प्राकृतिक भी जो है हमें कैसे मीठा पानी देती है, समुद्र के खारे पानी को मीठा करके हमें देती है। तो एक तरीके से रिफाइन करने का तरीका है प्राकृतिक का। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। मेन पॉइंट आपका ये है कि बादल जो है वो कंडेंसेशन यानी कि संघनन के बाद बरसते हैं। मेन कारण होता है बादलों का बरसना, संघनन। ओके, आगे बात करें तो बारिश आने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कि सूरज के विपरीत। ये तो सभी को पता है कि बारिश और सूरज दोनों एक साथ होंगे तो इंद्रधनुष बनेगा ही बनेगा रिफ्लेक्शन में। लेकिन वो कहां बनेगा, तो सूरज की विपरीत दिशा में बनता है। कभी भी देख लीजिएगा, सूरज अगर पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा, पश्चिम में तो पूरब में बनेगा। विपरीत दिशा में रिफ्लेक्ट होता है इंद्रधनुष। ओके, जो कि किस कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा वो अपरिवर्तन के कारण होता है, या परिवर्तन व प्रकाश के विक्षेपण का क्या होता है, निरूपण होता है। जिसमें कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, जिसको हम कैसे याद करते हैं, विबिग्रो। क्या है उसको याद करने की ट्रिक, विबिग्रो। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश बारिश, ध्यान रखिएगा, अधिक बारिश जो है वो बाढ़, भूसंकलन और मृदा अपरदन, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है वो। तो अधिक बारिश के कारण बाढ़, भूसंकलन और मिट्टी अपरदन का कारण होता है। बारिश से भूजल स्तर क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और जीवों व पौधों में चेतना का संचार, यानी कि वो एक तरीके से बोल सकते हो कि जीवित हो जाते हैं, एकदम खिल उठते हैं। ओके, देखा होगा ना आपने, जब पौधे मुरझा रहे होते हैं तो हम उसको पानी देते हैं तो दोबारा क्या होता है, खिल जाते हैं। तो वही बात यहां पर हो रही है कि बारिश के बाद जो होता है वो भूजल क्या होता है, स्तर ऊंचा हो जाता है, ऊपर हो जाता है, जीव व पौधों की चेतना का संचार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका टका। अब ये टका क्या होता है, तो आंगन में एक पक्का गड्ढा बना दिया जाता है, जिसमें वर्षा का पानी को क्या करा जाता है, संग्रहण करा जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो, एक चारों तरफ से एक नाली सी बना रखी है। बारिश जब इसके ऊपर होगी तो ये पूरा का पानी जो होगा इस नाली में जाएगा, और इस नाली में जब पानी जाएगा तो ये देख सकते हो इसमें खिड़कियां बनाई हुई हैं। क्या बनाई हुई है, खिड़कियां चारों तरफ। इससे जो पानी होगा इस गड्ढे के अंदर जाएगा, और ये जो बड़ा कुआं देख रहे हो, ढक्कन देख रहे हो, इसके अंदर बाल्टी डालकर पानी निकाल लिया जाता है। अधिकतर ये कहाँ किया जाता है, तो रेगिस्तानी इलाकों में किया जाता है, जहां पर पानी की किल्लत होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें पंचायत के बारे में। पूछा जा सकता है आपका कि भीमसंग एक पंचायत का नाम है, जो कि कर्नाटक के होलगुड़ी गांव की पंचायत का नाम है, जिसमें क्या है, बच्चे भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से उस पंचायत का नाम बताइए जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। जैसे कि नीचे आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है बच्चे इसलिए बैठे जाते हैं क्योंकि इन्हीं बच्चों की मदद से पानी की किल्लत दूर करी गई थी कर्नाटक गाँव में। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल डियर सभी न्यू स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आपको ध्यान रखना भीमसंग। ओके, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम अलबरूनी के बारे में। अब ये अलबरूनी कौन था, तो अलबरूनी नामक यात्री जो था वो कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप ये भारत के नक्शे में देखोगे तो ये जो है हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इतना हिस्सा जो है वो हमारे प्यारे भारत का है, ऊपर वाला हिस्सा। इसके बगल में जाओगे तो ये वाला जो है हिस्सा पाकिस्तान का जाता है, उसके बगल में ये वाला हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान कहा जाता है, इसके बगल में तंगाचिस्तान कहा जाता है, और उसके ऊपर जो है उज्बेकिस्तान कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अलबरूनी कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से आया था भारत में। ओके,
जो कि 1973 में अल-बरूनी के 1000वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि अल-बरूनी के द्वारा लिखी हुई किताब के द्वारा भारत के बारे में जानकारी मिलती है कि भारत पुराने समय में किस समय से किस तरीके से रहा करता था या किस तरीके से हमारा भारत था। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बात करें तो अल-बरूनी ने लिखा है कि तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थर और लोहे के कुंडे और सरिये जोड़कर बनाए जाते हैं। इन तालाबों में भीड़ को परेशानी नहीं होती क्योंकि चढ़ने और उतरने के लिए रास्ते क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये देख सकते हो भारत अल-बरूनी के द्वारा लिखी हुई किताब है जिसके द्वारा क्या पता चला जा सकता है, तो ये पता किया जा सकता है कि पुराने जमाने में भारत किस प्रकार से कार्यरत था। ओके, साथ ही साथ में ये बात ध्यान रखिएगा, जो भारत के लोग थे वो तालाब बनाने में बहुत मशहूर थे, बहुत कारीगर थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कारीगर थे जो कि चबूतरों का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों से और सरियों से जोड़कर बनाते थे और तालाब में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उतरने और चढ़ने के लिए क्या थे, रास्ते अलग अलग थे। नेक्स्ट है इतिहास के स्रोत। अब इतिहास के स्रोत की बात करी जाए तो अध्यापक जो है वो बच्चों को इतिहास का ज्ञान करवाने के लिए क्या क्या कर सकता है, तो उन्हें अल-बरूनी की किताबें पढ़वा सकता है, इमारतें दिखा सकता है, दस्तावेज दिखा सकता है, सिक्के, चित्र व इनके बारे में जानकारी दिखाकर बताकर ले जाया जा सकता है वहां पर जहां पर ये रखे गए हों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में पुराने समय पर हमारे कैसे सिक्के होते थे, पंचमार्क कॉइन होते थे, उस पर किसी ना किसी चीज का चित्र बना होता था, कुछ लिखा नहीं होता था। जो कि हमारे देव ग्रंथ होते हैं, पुराने जो बुक वगैरह होती है वो, उनके द्वारा हम क्या दे सकते हैं, बच्चों को पुराने जमाने के बारे में हम क्या दे सकते हैं, वो जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा इन सभी के सभी बिंदुओं को। चलिए नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका जल। अब जल क्या है, वाटर क्या है, तो ध्यान रखिएगा जल के स्रोत। अब जल अभी आप पढ़ रहे थे लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अलग बिंदु पढ़ेंगे। क्या है आपका, तो ध्यान रखिएगा जल के स्रोत में पुराने समय में मुसाफिर हेतु पानी प्याऊ, मशक, कुआं और बावड़ियों से मिलता था। अब ये यहाँ पर प्याऊ, कुआं और बावड़ी तो आप जानते हो, लेकिन मशक क्या होता है, तो एक तरीके की ये चमड़े का होता है बैग जो कि इसमें पानी भरा होता है। जैसे कि ये देख सकते हो सिख जो है वो पिला रहे हैं इनको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको मशक कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए ध्यान रखिएगा डियर, एक बच्चा कह रहा है सर ये बीच वाला सिक्का मेरे पास है। अरे वाह, बहुत बच्ची अच्छी बात है डियर, छुपा के रखना नहीं तो पूरा तत्व वाले ले जाएंगे आपसे ये सिक्का। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा बावड़ियां जो होती हैं वो सीढ़ीदार कुआं होता है जो कि ये है, पूछा जा सकता है। तो वैसे तो हम कुएं के लिए पानी नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन इस कुएं में लोग ऊपर से नीचे जाते हैं पानी को पीने के लिए। अब इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका तरुण संघ भारत या तरुण भारत संघ। ये क्या है, तो ये एक संस्थान है जो कि पुरानी पड़ी हुई तालाबों को पुनर्निर्मित करती है। ध्यान रखिएगा तरुण भारत संघ नामक संस्था डांडकी माई, ध्यान रखिएगा इसके द्वारा डार्की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या को खत्म किया गया था। ये है राजस्थान अलवर की बात, जहां पर पानी की किल्लत की वजह से वहां के लोग अपने गांव छोड़कर जा रहे थे। तो डार्की माई के द्वारा, जो कि ये इमेज देख रहे हो आप, इनकी मदद से पुराने तालाबों को दोबारा से जागृत किया गया और पानी की किल्लत को दूर किया गया और लोगों ने फिर गांव का पलायन करना बंद कर दिया। कौन सी संस्थान थी, तो वो थी तरुण भारत संघ संस्थान। ओके ओके, बच्चे कह रहे सर मजाक नहीं है। ओके, बच्चा कह रहा सर मजाक नहीं है, सही में डियर मैंने मजाक कब करा, मैंने भी कहा कि इसको संभाल के रखना नहीं तो पुरातत्व वाले ले जाएंगे, वो इतिहास का स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका घनत्व यानी कि डेंसिटी। ये क्या है, नींबू सादे पानी में डूबता है लेकिन नमकीन पानी में क्या करता है, तैरेगा। ध्यान रखिएगा इसके पीछे क्या है रीजन, तो वो घनत्व डेंसिटी फैक्टर है। ओके, तो पूछा जाए आपको तो पता होना चाहिए किस कारण ये डूब रहा है, किस कारण ये तैर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो इमेज के अंदर, एक लिया गया है सॉल्ट वाटर, एक लिया गया फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर में देखोगे तो नींबू तैर रहा है, लेकिन फ्रेश वाटर में देखोगे तो नींबू बेचारा डूब गया। वो डेंसिटी यानी घनत्व के कारण ही है। यही बात आपको समझनी है कि यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो वो क्या होगा, तैरेगी। ध्यान रखिएगा वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से जो होगा वो कम होगा तो वो तैरेगी, जैसे कि खारा पानी। नेक्स्ट है यदि वस्तु का आयतन से ज्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वो तैरेगी, जैसे कि शिप जो नाव होती है वो क्यों तैरती है, वो इसी कारण तैरती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए
आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मृत सागर यानी कि डेड सी के बारे में। अब ये डेड सी क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मृत सागर जो है वो सबसे नमकीन पानी है, जिसमें 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर के अंदर 300 ग्राम से भी ज्यादा नमक मिलता है इसके अंदर। इसलिए कहा जाता है कि बाकी सागरों से सबसे ज्यादा खारा पानी है इसका। अगर इसके अंदर मनुष्य लेट जाए तो आराम से वो तैर सकता है, डूबेगा नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति मृत सागर, उसको पता ना हो कि ये मृत सागर है और आत्महत्या करने चला जाए तो बेचारा दुखी हो जाएगा, लेकिन आत्महत्या नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डूब ही नहीं सकता है व्यक्ति। देख सकते हो ये व्यक्ति जो है कितनी मजे से यहाँ पर तैर रहा है। क्यों? आराम से ऐसे लेटा जैसे कि अपने ड्राइंग रूम में लेटकर चिल मार रहा हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मृत सागर जो है वो इतना खारा है कि उसमें 1 लीटर पानी अगर लेके जाओगे घर पे तो ये आपका 300 ग्राम नमक निकल जाएगा उसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका इवेपोरेट यानी कि वाष्पित। ये क्या होता है? पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है, यह हर ताप पर होता है। ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट है, एक है आपका इवेपोरेशन, एक है आपका बॉइलिंग। जो वाष्पित होता है, इवेपोरेशन होता है, ये आपका हर ताप पर होता है। ध्यान रखिएगा, हर ताप पर होता है, लेकिन बॉइलिंग जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ध्यान रखिए कितने? 212 फ़ारेनहाइट पर होता है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। गर्म पानी जो करते हो आप, उबलता वो एक टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन जो वेपराइट होता है यानी कि भाप बनता है वो हर किसी पर बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। आगे चलें तो कुएं सूखने की वजह दी गई है कि हमारे ज़माने में जो कुएं थे अब वो धीरे धीरे कैसे सूखते हुए जा रहे हैं। तो उसके 3 रीज़न है। क्या रीज़न है? पहला, मोटर लगाकर पानी उसका खींच लेना, इसलिए कुआं बेचारा सूख रहा है। या फिर तालाब का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था और कुएं के नीचे से रिस रिस के कुएं के अंदर आता था, वो ना होना। या फिर जमीन का सीमेंट से पक्का कर देना, जिसके कारण जो बारिश होती है वो जमीन के अंदर पानी जा ही नहीं पाता, नदी नालों के द्वारा बह जाता है। तो ये 3 कारण है जो कि हमारे कुएं दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डियर, टेलीग्राम पर अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नदी पर बांध बनाने से हानियां, और एक पॉइंट है आपका लाभ। तो दोनों बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हानियों के बारे में। तो जब भी नदी पर बांध बनाया जाता है तो वहां के लोगों को क्या करना पड़ जाता है? गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पानी इकट्ठा किया जाता है, तो गांव के वहां पर क्या करना पड़ता है? विस्थापन करना पड़ता है। दूसरा, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आता है क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्या, वहां के इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। काफी बड़ा एरिया जो होता है पानी में डूब जाता है, और पानी एक जगह इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर जो होता है पानी दूषित होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ में वन्य जीवों का भी विनाश होता है। किसका? वन्य जीव का। लंबे समय पर काफी बड़े पैमाने पर आप जंगल को भी खत्म करते हो वहां पर। तो ये कुछ उसके हानियां थी। लाभ की बात करें तो बिजली बना सकते हो, बाढ़ पर कंट्रोल कर सकते हो, या फिर नहर निकाल कर दे सकते हो। जिस गांव में सूखा पड़ा हो उस गांव के लिए नदी निकाल सकते हो आप। ओके, तो ये 3 आपके लाभ हैं और वो 4 आपकी हानियां हैं। पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन क्या होगा? पुराने जमाने में कई जगह बावड़ियां बनवाई जाती थी, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था प्रमुख कारण, जल्दी से बताओ। सर प्लीज बताइए, क्लास 6 क्या बताना डियर? क्लास 6 के बारे में वो बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर टेलीग्राम कौन सा है, तो डियर ये लिखा ना टेलीग्राम, DK गुप्ता 1112। चलिए सही आंसर बताया बच्चों ने। प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए पुराने जमाने में बावड़ियों का निर्माण किया जाता था, बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस बच्चों ने लगाया सही लगाया। उत्तरी कमर दर्द होने लगी भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जल्दी से बताइए, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? बिल्कुल, जिस बच्चों ने इसका लगाया चश्मा, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। पहाड़ों पर जो बीच में पानी जमा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं पत्थर से निकल जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, तरुण भारत संघ यानी कि तरुण संघ जो है वो नामक समूह संबंधित है, किस चीज से संबंधित थी? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, पुराने पड़े जो तालाब होते हैं उसको पुनर्निर्मित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, रीबिल्डिंग ओल्ड लेक्स यानी कि पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर क्या है, डेड सी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा खारा पानी जिसमें 1 लीटर के अंदर 300 ग्राम ज्यादा नमक मिलता है आपको। तो जिस हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ऐसा सागर जो अन्य महासागरों से सबसे ज्यादा नमकीन है। तो ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल डियर, यूपी टेट की भी ईवीएस पढ़ाई जाएगी और आपकी रिट की भी ईवीएस पढ़ाई जाएगी। जल्दी से मुझे बताइए, रिट की तैयारी कौन कौन कर रहा है? कौन सा बच्चा बताएगा मुझे रिट की तैयारी कौन कौन कर रहा है? अगर कोई बच्चा रिट की तैयारी नहीं कर रहा है तो डियर करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि रिट एक ऐसा एग्जाम है, राजस्थान का टेट मान लो, लेकिन ये टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही आपको सीटेट की जरूरत है, ना ही किसी और चीज की जरूरत है। अगर आप राजस्थान के हो तो भी भर सकते हो, नहीं हो तो भी भर सकते हो। ओके, रिट में आपका ये है जो इसका सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, नंबर आ जाता है इसका, तो आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगी। आपको डायरेक्टली क्या मिलेगी? आपको अपनी नौकरी मिलेगी। ओके, तो अगर आप रेट की तैयारी ना कर रहे हो तो कर लीजिएगा, अच्छी जॉब है। आपको किसी टेट वगैरह जैसे कि सी टेट करने के बाद आपको और तैयारी करनी होगी, यूपी टेट की तैयारी करने के बाद आपको और तैयारी करनी होगी, लेकिन रेट में ऐसा नहीं होता है, रेट पास तो जॉब। ठीक है, तो आप राजस्थान के हो या बाहर के हो, कहीं के भी हो, आप फिल कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बच्चे कह रहे हैं सी क्या है? तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती है। बिल्कुल सही आंसर है, दोनों जो होती है वो अलग अलग थी, एक नहीं थी। जिस जिस बच्चों ने सी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ियां जो होती हैं वो डैश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में दिए गए हैं। उपयुक्त में से सही कथन का आपको चयन करना है। तो क्या होगा देखिए, पहला, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की जो है पारंपरिक तरीका है, बिल्कुल सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, 30 त्योहारों पर। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। केवल सुदूषित जल नहीं, ये गलत है कि केवल प्रदूषित जल होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, उज्बेकिस्तान से कौन आया था? अलबरूनी आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हम सभी पुराने कुएं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं, निम्नलिखित में से कुएं के सूखने की संभावित सही कारण चुनिए। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो नहीं रहे हैं। पेड़ों और उनके आसपास के क्षेत्र को जमीन से कोलतार या सीमेंट से ढक दिया गया है। कुएं का कोई उपयोग नहीं करता, इसलिए हर घरों में टूटियां लग गई हैं, इसलिए जो है वो कुएं सूखते जा रहे हैं, गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर यानी कि मोटर वगैरह लगाकर इसका उपयोग करके पानी निकाल लिया जाता है, ये भी सूखने का तरीका है, ये भी सही है। तो ए, बी एंड डी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी एंड डी सही आंसर था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जाता है राज्यों के भोजन, स्टेट फूड। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से राज्य का कौन सा भोजन है। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज बताइए क्लास 6 के कौन से टॉपिक करने हैं। डियर किस चीज के लिए कह रहे हो, सब्जेक्ट तो बताओ, कौन से सब्जेक्ट के लिए? एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, किस चीज के लिए पूछ रहे हो आप? क्लास 6 किस चीज के लिए? राजस्थान का पेपर डियर राजस्थान में ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल डियर, पेडागोजी भी करवा दिया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया पकाने के 4 तरीके होते हैं, भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, साथ ही साथ में कचनार के, यूपी के, ये ध्यान रखिएगा, फूल जो होते हैं उसमें बनाकर खाए जाते हैं उसकी सब्जियां। तो कचनार के फूल जो होते हैं वो सब्जी जो होती है उसको यूपी में बनाकर खाया जाता है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कचनार के फूल कैसे होते हैं, तो ये देख सकते हो आप, इसके नीचे इमेज देख रहे हो, ये जो बर्ड दिख रही है, कली दिख रही है, ये क्या है? कचनार के फूल हैं, इन्हीं के यूपी में सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर टेलीग्राम क्या है, तो ये रहा टेलीग्राम का लिंक, मतलब ID DK Gupta 1112। ठीक है, हिंदी की मैराथन भी करवा दी जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलें तो असम की बात करी जाए। कल मैंने बिहू त्योहार के बारे में बताया था, उसमें एक चावल का किस्म होता है बोरा चावल, जो कि छोटे छोटे होते हैं, चिपचिपे राइस होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है बिहू त्योहार में इस चावल की फसल कटाई पर। ओके, मेन आपको ये ध्यान रखना है बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया गोवा तथा कश्मीर के बारे में। गोवा में आपकी कौन सी मछली खाई जाती है, नारियल के तेल में तलकर, कश्मीर में सरसों के तेल में तलकर। पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपको। आगे चलें, गुजरात का प्रमुख खाद्य जो भोजन है वो ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल तथा साथ ही साथ में मिठाई, ये जो है गुजरात के प्रमुख डिश है। अगर आप अहमदाबाद की तरफ ट्रैवल करोगे तो ये जरूर देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वलसाड़ रेलवे स्टेशन में अगर आप जाओगे तो पटाटा वड़ा तो पूरी साग देखने को आपको मिलेगा, खाने की चीजें मिलेंगी। ढोकला अगर किसी को पता नहीं है तो ये है आपका ढोकला, ठीक है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार का नमकीन डिश होता है ये, ठीक है। चलिए आगे चलें तो केरल की बात कर लेते हैं। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, ध्यान रखिएगा, हर किसी के घर में एक आंगन में नारियल का पेड़ जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। वह चावल की खेती भी होती है, बहुत ज्यादा वहां पर चावल की खेती भी होती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये केले इसमें से जब निकल जाते हैं, नीचे जो ये छोटा सा फूल बच जाता है, इस फूल को तोड़ लिया जाता है, ऊपर केले लगे रहते हैं, ऊपर केले बढ़ते हैं और नीचे इस फूल को क्या करा जाता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। साथ ही साथ में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली, डोसा और चावल, और केरल में टैपियाको, जैसे कि ये जड़ देख रहे हो, ये क्या है, टैपियाको है, इसको कहां खाया जाता है, तो केरल में खाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल डियर, मैप बेस वाले भी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, टेंशन ना लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग। हांगकांग में क्या होता है, तो हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फैन कहा जाता है। तो देख सकते हो ये चाइनीज की मैंने गर्दन काट दी है ऊपर से, ये सांप की गर्दन काट रहा है और सांप की गर्दन काटने के बाद ये डिश बनेगी। इस डिश को क्या कहा जाता है, लिंग हु फैन कहा जाता है। कहाँ खाया जाता है, तो हांगकांग में खाया जाता है। ओके, बिल्कुल डियर, रिट के अप्लाई हो रखे हैं शुरू, अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लीजिएगा। रिट के अंदर आपका अप्लाई जो है वो शायद अगले महीने लास्ट 2 तारीख लास्ट डेट है और 25 अप्रैल को इसका एग्जाम है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने अप्लाई नहीं कर रखा तो अप्लाई कर लीजिएगा। 2 तारीख शायद 2 फेब जो है इसकी लास्ट डेट है और 25 अप्रैल इसका एग्जाम डेट है, दोनों चीज फिक्स हो रखी है इसमें। चलिए, पौधों का खाए जाने वाला भाग, ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। पत्ती जो होते हैं वो अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक या फिर कड़ी पत्ता, ये पत्तियां खाते हैं। फूल की बात करी जाए तो सहजन, केला, कचनार। कली की बात करी जाए तो लौंग। जड़ की बात करी जाए तो मूली, गाजर और चुकंदर, ये खाया जाता है। आगे बात करें तने की तो अदरक, आलू, प्याज, कमल ककड़ी। बीज की बात करें तो सरसों, गेहूं, धान, बाजरा, चना। छाल की बात करें तो दालचीनी। फली की बात करें तो ग्वारफली, मटर या सहजन। ये कुछ आपके पौधों के भाग है जिसको हम खाते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था, दोबारा रिपीट हो गया तो छोड़ दीजिए, अभी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, अभी मैंने आपको बताया सेक कर, उबाल कर, ओके सॉरी बेल कर नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। कहा गया, तलकर, भिगोकर, सेक कर, तलकर, भूनकर। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, सेक कर, तलकर और भूनकर खाना बनाया जाता है, ठीक है। डी नहीं होगा डियर, बेलकर खाना नहीं बनता है, ठीक है, बेलकर तो रोटी बनती है और उसको भी सेकना पड़ता है। बी सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए एक छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास वाले किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है, तो ये हांगकांग का हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया हांगकांग के लोग जो है सांप की डिशें खाते हैं जिसको लिंग हु फैन कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल डियर, एनओएस वाले एक बार भर सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था अहमदाबाद जाओगे तो ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने लगा बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। नहीं डियर, आपका पास होना चाहिए, बीएड आपका पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो, अब परसोइंग वाले नहीं कर सकते, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र मछली या समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, गोवा के लोग नारियल के तेल में और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया सही आंसर लगाया। बिल्कुल डियर, रिट जो होता है, रिट में सी टेट का कोई लेना देना नहीं होता। आरटी रेट रिट जो होता है, राजस्थान टेट जो होता है, इसमें सी टेट का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें सी टेट का क्या किसी भी चीज का मतलब नहीं होता, ना ही सी टेट का, ना ही यूपी टेट का, ना ही किसी और चीज का। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक क्या है, जॉब की वैकेंसी है। अगर आपको ये पास कर लिया तो जब भी जॉब आएगी राजस्थान के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, किसी भी प्रकार का पेपर देने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टेट की हो। अगर आप हमारे भारत के रहने वाले हो, अगर आप इंडिया के रहने वाले हो, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा, एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, वो कोई भी यहाँ पर नहीं माना जाएगा, वो केवल राजस्थान वालों को ही माना जाएगा। बाकी अदर स्टेट वालों को जर्नल में काउंट किया जाएगा। किस में काउंट किया जाएगा? जर्नल में काउंट किया जाएगा। ओके, बस इतना सा फर्क है इसमें। आगे चलते हैं, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिया को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में का प्रिय भोजन है? ओके, चलिए किस किस बच्चों को चाहिए कि रिट की एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वीडियो बनाकर मैं दे दूं? जल्दी से बताओ किस किस बच्चे को एक रिट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे जॉब मिलेगी, सीटेट की जरूरत है कि नहीं है, कितनी सैलरी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब पेपर आएगा, कब इसका एडमिट कार्ड होगा, ये सारी की सारी जानकारी प्रॉपर किस बच्चे को चाहिए मैं रिट के बारे में जानकारी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं? कौन बच्चा चाहता है ये? जल्दी से बताओ। और जिस जिस बच्चे ने टेपिया को देखकर इसका ऑप्शन नंबर केरल लगा दिया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। केरल के लोग जो होते हैं वो टेपियो को खाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, ओके एक बच्चा कह, नेहा कह रही नहीं चाहिए सर। ओके डियर, आपको नहीं चाहिए। चलिए, ज्यादातर तो बोल रहे हैं सर चाहिए 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 चाहिए। चलिए ठीक है, एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी रिट के ऊपर। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका इसके साथ साथ में एक रिट के ऊपर प्रॉपर वीडियो बन जाएगी और साथ ही साथ में शाम को 4 बजे, कितने बजे? शाम को 4 बजे आपके जितने भी नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में, उनके लिए आपको एक ट्रिक वाली वीडियो शाम को 4 बजे अपलोड कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, शाम को 4 बजे ट्रिक के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, शानदार ट्रिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा मैराथन सेशन और ईवीएस आपकी होगी आज खत्म। ये था आज आपका लास्ट ईवीएस का मैराथन। अब ईवीएस के मैराथन की नहीं होगा, कंटेंट का होगा तो पेडागोजी का होगा। बाकी इसका जो पीडीएफ होगा अभी थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखिएगा 24,500 बच्चे जुड़े हुए हैं, फेक को मत ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार लिखिएगा DK Gupta 1122, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी किसी बच्चे को प्रॉपर नोट्स चाहिए तो 30% का ऑफ चल रहा है हमारी लर्निंग ऐप DK अकेडमी पर, वहां जाकर ले सकते हो। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है लेने का, क्योंकि 6-7 दिन में आप क्या कर लोगे। ठीक है, बाकी टेस्ट रखे गए हुए, किसी को टेस्ट लगाना हो तो टेस्ट लगा सकते हो, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी ये मेरी इंस्टा की आईडी है, पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो पर्सनल जुड़ सकते हो। ठीक है, ओके। पर्सनल सर सुपर टेट के लिए एज लिमिट क्या है? तो 30 ईयर होती है डियर, 30 साल होती है। चलिए, हिंदी की मैराथन, एक और बच्चे की बात आ गई, हिंदी की मैराथन। ठीक है डियर, हिंदी की मैराथन ला दी जाएगी। और बताइए, मैथ का भी करवा दिया जाएगा, सीडीपी भी हो जाएगी। और बताइए, और बताइए। अमित यादव जी आपका नाम ले लिया, और बताओ। ओके, बच्चे कह रहे हैं आपके हाथ में क्या है? डियर ये पेन है मेरे हाथ में, और कुछ नहीं है मेरे हाथ में। जो चमक रहा होगा, जो कुछ भी होगा, मेरे हाथ दोनों खाली पड़े, ये पेन था। हाँ जी डियर, एनआईएस वाले दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा मैराथन सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।